नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बांग्लादेश मीडिया से मल्टीपल खबरें और वेस्ट बंगाल में बीजेपी आने के बाद कौन कौन सा वो तांडव है जो कि बांग्लादेश के ऊपर चल रहा है, वो आपको इस वीडियो में देखकर पता चलेगा। आपको याद होगा कि 1971 और कारगिल वॉर में किस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने ही देश के सोल्जर को अपनाने से मना कर दिया था, और आज आप देखिए जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को बांग्लादेश ने इंडिया में पुश किया था, आज बांग्लादेश उनको अपनाने से इनकार कर रहे हैं। इवन ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं कि वह बांग्लादेशी है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इन बेईमान मुल्लों की फितरत ही यही है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी आने से दो भाई मिल चुके हैं, वो है असम और बंगाल, और दोनों मिलकर किस तरीके से बांग्लादेश की लंका लगा रहे हैं, आपको ये इस वीडियो में देखकर काफी मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के दिन एक बार फिर सीमा पर हत्या की घटना सामने आई। ब्राह्मणबाड़िया के कस्बा सीमा क्षेत्र में बीएसएफ की गोलीबारी में 2 बांग्लादेशी युवकों की मौत हो गई। वे एचएससी के परीक्षार्थी थे। वहीं दूसरी ओर देश की सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड सीमा पर कड़ी निगरानी और सख्त स्थिति में मौजूद है। प्रतिनिधियों की जानकारी के साथ वीडियो रिपोर्ट। एक बार फिर सीमा पर हत्या की घटना। शुक्रवार रात ब्राह्मणबाड़िया के कस्बा सीमा क्षेत्र में बीएसएफ की गोलीबारी में बांग्लादेश के 2 छात्रों की मौत हो गई। वे थे एचएससी परीक्षार्थी मुरसालिन और नबीर हुसैन। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ लोग जब सीमा क्षेत्र की ओर गए तब बीएसएफ ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में मौके पर ही मुरसालिन की मौत हो गई। वहीं घायल अवस्था में नबीर हुसैन को भारत ले जाया गया, जहां बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसी घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बीजीबी ने बताया है कि शवों को वापस देश लाने के लिए फ्लैग मीटिंग के जरिए प्रयास जारी है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वो बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है। जी हाँ, वो गोविंदनाथ कॉलेज में पढ़ाई करता है, और उसका मामा भी बिल्कुल सीधा साधा इंसान है। पता नहीं किसने पैसों का लालच देकर उन्हें वहां ले गया। भारत में 2 लोग घायल थे, लेकिन बाद में दोनों की मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी बीएसएफ ही दे पाएगी। हम लगातार कोऑर्डिनेशन और कांटेक्ट बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि वे स्मगलिंग के उद्देश्य से गए थे। कुरीग्राम जिले की सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध घुसपैठ को सख्ती से रोकने के लिए बीजीबी पूरी तरह सतर्क और निगरानी की स्थिति में है। सीमा क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सहयोग से जन जागरूकता बढ़ाने और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जुटाने का काम लगातार जारी है। पंचगढ़ सीमा क्षेत्र में घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए पूरी सीमा पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त बीजीबी जवानों की तैनाती की गई है। कुमिल्ला और फेनी सीमा क्षेत्रों में संभावित घुसपैठ या तथाकथित पुशिन को रोकने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी सतर्क स्थिति में मौजूद है। करीब 106 किलोमीटर लंबे कुमिल्ला सीमा क्षेत्र में आदर्श सदर, चौद्दाग्राम, सदर दक्षिण, बुढ़ीचौंग और ब्राह्मणपाड़ा उपजिलाओं के कई इलाकों को बीजीबी ने अधिक संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। इन इलाकों में बीजीबी की गश्त को और मजबूत किया गया है तथा इंटेलिजेंस एक्टिविटीज बढ़ा दी गई है। बीजीबी ने बताया कि कुमिल्ला सीमा पर मौजूद 16 बीओपी और 5 पोस्टों पर निगरानी और पेट्रोलिंग एक्टिविटीज को बढ़ा दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, 21 टेलीविजन। अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों का पुशबैक बीजेपी की एक राजनीतिक चाल माना जा रहा है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषकों का मानना है। उनके अनुसार रात के अंधेरे में निर्दोष मुसलमानों को बांग्लादेश सीमा की ओर धकेलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि पुशबैक रोकने के लिए सीमा पर सख्त निगरानी के साथ साथ कूटनीतिक गतिविधियों को भी और तेज करना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी होने के संदेह में भारत ने कई लोगों को बांग्लादेश की ओर पुशबैक किया है। विश्लेषकों का मानना है कि अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने के मामले में भारत न तो अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का पालन कर रहा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह कर रहा है।
মূলত বিজেপি मेनली बीजेपी सरकार आने के बाद ही भारतीय मुसलमानों को घुसपैठियां बताकर देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी CAA पारित किया गया, जिसने पुशबैक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत कर दिया। করে ভারতের এই इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशलिस्ट अकमल हुसैन भारत की इस विवादित पुशबैक नीति को एक प्रकार का धार्मिक संघर्ष मानते हैं। তাদের বিষয়ে তো কথা বলছে না। उनके बारे में तो बात ही नहीं की जा रही। वे तो कह रहे हैं कि अपने सिटीजनशिप लॉ के अंदर वे उन्हें कवर कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में वे कुछ नहीं कह रहे। इसलिए वास्तविकता में यह पूरा मामला मुस्लिम समुदाय को लक्ष्य बनाकर कहा जा रहा है। বাংলাদেশি তকমা बांग्लादेशी का टैग लगाकर भारत ने म्यांमार के कई रोहिंग्या शरणार्थियों को भी बांग्लादेश में पुश इन किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्लेषकों के अनुसार इस तरह किसी देश में रजिस्टर्ड शरणार्थियों को उनके अपने देश के बजाय किसी दूसरे देश में पुश इन करना पूरी तरह अवैध है। इससे दोनों देशों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। নিরাপত্তা आप देखिए, इनमें अधिकांश लोग गरीब हैं। सीमा पर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए मेरे अनुसार इनके साथ इस तरह का खेल बेहद अमानवीय है। और यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं या शुरू होती हैं, तो तुरंत हमें भारत की केंद्रीय सरकार के ध्यान में यह मामला लाना चाहिए। साथ ही हमारी सीमा सुरक्षा बल को भी इन मामलों में पूरी तरह सतर्क रहना होगा। এই মুহূর্তে इस समय बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में है। इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश को पुश इन के मुद्दे पर और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। মাহফুজার রহমান মিলন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা। अस्सलाम वालेकुम, सबाइके स्वागत। सभी को स्वागत कर रही हूँ BD व्यूज में। आपके साथ हूँ मैं सुरविदिबा। 1.5 दशक के ममता बनर्जी के शासन का अंत हो गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल और असम में उग्र हिंदुत्ववादियों की इस जीत को बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। बीजेपी की नीति मुसलमानों की नागरिकता छीनने की बताई जा रही है। बांग्लादेश सीमा से जुड़े इन 2 राज्यों में यह प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में बांग्लादेश को किसी भी परिस्थिति में रोहिंग्या जैसी विशाल जनसंख्या का दबाव झेलना पड़ सकता है। विस्तार से बता रहे हैं नाजमुल हसन अपनी रिपोर्ट में। ভারতের প্রদেশগুলোতে কে সরকার গঠন भारत के राज्यों में कौन सरकार बना रहा है, इससे देश की फॉरेन पॉलिसी पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा कांग्रेस हो या बीजेपी, भारत की सत्ता में कोई भी पार्टी आए, उससे फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। लेकिन इस बार पूर्वी सीमा पर असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उभार से बांग्लादेशियों के चिंतित होने के कई कारण मौजूद हैं। উদ্বিগ্ন হওয়ার অনেক কারণ আছে। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों का वोटिंग राइट्स छीन लिया गया, जिनमें एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का था। एमन सब व्यक्तिर ऐसे लोगों का भी वोटिंग राइट्स छीन लिया गया जिनके पूर्वजों ने कभी पश्चिम बंगाल पर शासन किया था। नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर अली खान की वंश परंपरा तक के लोगों का वोटिंग राइट्स छीन लिया गया। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में निबिड़ संशोधन यानी SIR के नाम पर लगभग 92 लाख वोटर्स को सूची से बाहर कर दिया गया। के बाद দেয়া হয়। बीजेपी के घोषित सिटीजनशिप लॉ को लागू करके इन लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या का टैग देकर नागरिकता से वंचित रखा जाएगा। समय और मौका मिलने पर इन्हें बांग्लादेशी बताकर धकेलने की कोशिश की जाएगी। चुनाव के नतीजों से यह भी दिखाई दे रहा है कि दोनों राज्यों की विधानसभा में मुसलमानों की आवाज और भी कमजोर हो जाएगी। पश्चिम बांग्लाয় प्राय 30% मुसलमान। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का मुख्य टारगेट मुसलमान थे। मुस्लिम वोटर्स ने स्थिति को समझते हुए अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर झुकाव दिखाया। नतीजा यह रहा कि बीजेपी ने 46% वोट पाकर 206 सीटें हासिल की। दूसरी ओर 41% वोट पाकर तृणमूल कांग्रेस को 81 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस को मिली सीटों में लगभग आधे मुस्लिम उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, असम में भी लगभग यही तस्वीर देखने को मिली। असम में जो मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर आए हैं वे करीब करीब सभी कांग्रेस के हैं। बीजेपी ने 102 सीटें हासिल की हैं, वहीं कांग्रेस को 21 सीटें मिली, जिनमें 18 विजेता मुसलमान हैं। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की AIUDF पार्टी से 3 उम्मीदवार विजयी हुए हैं।
यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल या असम में बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। ঠিক ঘোষণা করেনি। পশ্চিম বাংলায় ভোটার पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन का सबसे ज्यादा असर जिन सीटों पर पड़ा, ऐसी सीटों की संख्या 94 थी। नतीजों में देखा जा रहा है कि रिवीजन से पहले यानी 2021 के चुनाव में इन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस को 72 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार उसे केवल 30 सीटें ही मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले चुनाव में 22 सीटें पाने वाली बीजेपी ने इस बार 63 सीटें हासिल की हैं। এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গ इन नतीजों से यह साफ है कि पश्चिम बंगाल और असम में वोटर्स ने धर्म के आधार पर मतदान किया है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के वोटर्स ने उग्रपंथी राजनीति का समर्थन किया है। बीजेपी ने मुख्य रूप से हिंदू वोटों को एकजुट करने और एक निश्चित वोट बैंक पर निर्भर रहने की रणनीति अपनाई। इसके परिणाम स्वरूप इस बार सबसे कम संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर दोनों राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। দেশের বিধানসভায় যাচ্ছেন। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राज्य के मुस्लिम समुदाय पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और आम लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो और पार्टी के शीर्ष नेताओं के हालिया बयानों से ऐसा माना जा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने एक बेहद कठिन समय इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की छवि को सामने रखकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद साफ तौर पर कहा कि उन्हें हिंदुओं ने वोट देकर जिताया है, जबकि मुसलमानों ने ममता को वोट दिया। नाजियों की तरह आदित्यनाथ और शुभेंदु जैसे नेता मानते हैं कि हिंदू ही श्रेष्ठ जाति हैं और भारत में केवल वही सम्मान के साथ रह सकते हैं। दूसरे धर्मों के लोग इस देश की नागरिकता के योग्य नहीं है। नागरिक हওয়ার যোগ্য নয়। बीजेपीर आदर्शिक बीजेपी की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नाजी जर्मनी की संस्कृति और जाति केंद्रित राष्ट्रवाद से प्रेरित माना जाता है। जिस तरह नाजीज जर्मनी को केवल आर्यों का देश मानते थे, उसी तरह बीजेपी भी भारत को मुख्य रूप से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। नाजीज ने जिस तरह यहूदियों को दुश्मन के रूप में चिन्हित किया था, उसी तरह बीजेपी की राजनीति में भी मुसलमानों और ईसाइयों को बाहरी लोगों की तरह दिखाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। लक्ष्य करा जाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हटाने की राजनीति के पीछे नाजी विचारधारा की झलक देखी जाती है। अब हमारे पड़ोस में शुभेंदु जैसे बीजेपी नेता भी इसी बुलडोजर राजनीति या अल्पसंख्यकों को हटाने की राजनीति शुरू कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में घुसपैठियों की पहचान करने और डबल इंजन सरकार बनाकर राज्य का डेमोग्राफिक बैलेंस बदलने की बात कही थी। बीजेपी नेताओं के बयानों के अनुसार वे अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए कड़े कानूनी कदम उठाएंगे। बीजेपी सरकार केंद्र में बीजेपी सरकार द्वारा पारित सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए को राज्य में और अधिक सक्रिय रूप से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। नागरिकता देने के नाम पर एक तरफ बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत आने के लिए प्रलोभन दिया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ जिन मुसलमानों का वोटिंग राइट्स और सिटीजनशिप छिन जाएगा, उन्हें बांग्लादेश की ओर धकेलने की कोशिश की जा सकती है। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो उनके ऊपर कड़े उत्पीड़न और दबाव की स्थिति बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी के 2026 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में साफ कहा गया है कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। ये लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ या शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े अलग कानून समाप्त हो जाएंगे और सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसका सीधा असर मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर पड़ेगा। संभवतः यह पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर पहला बड़ा प्रभाव माना जाएगा। प्रथम आघात। बीजेपी का दावा है कि तृणमूल सरकार मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में आने के बाद वह इस तुष्टीकरण को बंद करके विकास कार्यों पर ध्यान देगी। इसके परिणाम स्वरूप इमाम भत्ता
या कुछ स्पेशल रिलीजियस एंडोमेंट बंद किए जा सकते हैं। साथ ही मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में और अधिक कटौती होने की आशंका जताई जा रही है। খর্ব হবে। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बांग्लादेश के लोगों में जितनी दिलचस्पी देखने को मिलती है, असम को लेकर उतनी रुचि नहीं दिखाई देती। लेकिन भारत के इस राज्य में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, वह बांग्लादेश के लिए चिंताजनक माना जा रहा है। असम के मुसलमानों को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया गया है। बड़ी संख्या में मुसलमानों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए हैं। 2019 में सिटीजनशिप लॉ के तहत लगभग 19 लाख लोगों की नागरिकता समाप्त कर दी गई, जिनमें लगभग सभी मुसलमान बताए जाते हैं। निर्वाचনের आगे आसाम चुनाव से पहले असम में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण यानी डेलिमिटेशन किया गया। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या लगभग 35 से घटकर 20 से 23 के बीच रह गई है। चुनाव परिणामों पर इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। असम विधानसभा में जहां पहले हमेशा 30 से अधिक मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे, वहीं इस बार यह संख्या घटकर 22 रह गई है। 22 जने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक और योगी आदित्यनाथ के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वे धार्मिक विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। असम की राजनीति में मुसलमान लगातार हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। उनका उद्देश्य असम से बंगाली भाषी मुसलमानों को बांग्लादेश की ओर धकेलना बताया जा रहा है। ठेले पाठाते चान। সম্প্রতি एबीपी लाइव है हेमंत बिस्वा। हाल ही में एबीपी लाइव पर जब हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया कि क्या संदिग्ध और अनिबंधित बांग्लादेशियों को उचित प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जाएगा, तो इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से ऐसा करना काफी कठिन है। उन्होंने कहा कि इसलिए वे रात होने तक इंतजार करते हैं और जब बीएसएफ का कोई जवान मौजूद नहीं होता, तब अंधेरे की आड़ में उन्हें सीमा पार धकेल दिया जाता है। उनकी इस कमेंट के विरोध में ढाका में भारत के केयरटेकर हाई कमिश्नर को तलब किया गया था। तलब करा হয়েছিল। बांग्लादेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर नाजी विचारधारा से प्रेरित उग्र हिंदुत्ववादी राजनीतिक दलों की यह जीत भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। दोनों राज्यों में जिस तरह मुसलमानों के नागरिक अधिकारों से लेकर उनकी नागरिकता तक छीनने की प्रक्रिया चल रही है, वह धीरे धीरे एक टाइम बम का रूप ले सकती है। रूप नीते पारे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी नॉलेज ने लिखा है कि बांग्लादेश मीडिया का यह डर देखकर अच्छा लगा, जय श्री राम। उसके बाद नित्या दास ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में 293 सीटों में 40 मुस्लिम विधायक बने हैं, लेकिन बांग्लादेश में 300 सांसदों में सिर्फ 2 हिंदू हैं। उसके बाद गोगो पाक ने लिखा है कि मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूं, बांग्लादेशियों को लात मारकर बाहर निकालने के लिए ही बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी जीत भी गई। उसके बाद बिलीवर ने लिखा है कि बांग्लादेश जल रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल के लोगों ने बिल्कुल सही काम किया है। उसके बाद एनालिटिकल एप्स ने लिखा है कि बांग्लादेश की संसद में कितने हिंदू सदस्य हैं। उसके बाद अरिजीत चक्रवर्ती ने लिखा है कि घर के बच्चे घर लौटेंगे, इतना रोना धोना क्यों। उसके बाद डली रॉय ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में सारी जिंदगी बीजेपी सरकार रहे। उसके बाद असीम पात्र ने लिखा है कि जो लोग बात बात पर अल्लाह हाफिज बोलते हैं इन द एज ऑफ प्रोग्रेस, वे सिर्फ रिडिकुलस लगते हैं। उसके बाद स्वप्न सरकार ने लिखा है कि मुस्लिम मुक्त पश्चिम बंगाल चाहिए। उसके बाद उज्ज्वल देवनाथ ने लिखा है कि शपथ ग्रहण के 3 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल को मुस्लिम मुक्त करना होगा। उसके बाद दिलीप रॉय ने लिखा है कि अवैध घुसपैठियों को हटाओ, पश्चिम बंगाल बचाओ। उसके बाद हिमांशु कोले ने लिखा है कि आप जैसे कुछ मीडिया चैनल ही भारत के मुसलमानों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि भारत के मुसलमान और बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसने वाले मुसलमान एक नहीं हैं। हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि उनमें पाकिस्तानी एजेंट और आईएसआई एजेंट काम करते रहते हैं। वे भारत को अस्थिर कर रहे हैं। उसके बाद समीर ने लिखा है कि भारत में बांग्लादेश की लुंगी का एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। उसके बाद रूपा अपू ने लिखा है कि अखंड भारत की तरफ एक कदम और बढ़ गए। उसके बाद विकास हाथी ने लिखा है कि 1947 में मुसलमानों ने ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान चुन लिया था, फिर भी भारत में घुसपैठ करने की क्या जरूरत है। उसके बाद योयोस ने लिखा है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत ने 1 करोड़ लोगों का दबाव उठाया था, तब भारत ने मना नहीं किया। अब समय आ गया है उसका कुछ हिस्सा लौटाने का।
उसके बाद गेरिला ने लिखा है कि हमारे वेस्ट बंगाल में इस बार मुस्लिम आबादी को 30% से 20% कर देंगे, जय श्री राम। उसके बाद अरिजीत चक्रवर्ती ने लिखा है कि तृणमूल की हार पर बांग्लादेश के लोग इतना रो रहे हैं, जमात की हार पर भी इतना नहीं रोए थे। उसके बाद सुजन दास ने लिखा है कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में हैं उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद दिबस रंजन घोष ने लिखा है कि तुम लोग बात बात पर अल्लाह हाफिज बोलते हो, हम जय श्री राम बोलते हैं तो तुम्हें जलन क्यों होती है। उसके बाद गौतम पॉल ने लिखा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वह एक चुनाव तक ठीक से नहीं करा सकता, फिर भी भारत के चुनावों को लेकर बांग्लादेशी बहुत चिंतित हैं। उसके बाद सबुज मोदक ने लिखा है कि बांग्लादेश मीडिया को देखकर लगता है कि वे डर के मारे कांप रहे हैं। उसके बाद अचिंत घोष ने लिखा है कि साइंटिफिकली मुसलमानों की बर्थ रेट के हिसाब से पश्चिम बंगाल में इतनी आबादी कुछ सालों में संभव ही नहीं है बिना घुसपैठ के, इसीलिए अब जो करना है वही करेंगे। उसके बाद जयदेव दास ने लिखा है कि एक बात मैं आज तक समझ नहीं पाया, भारत का विभाजन आखिर किस समस्या का समाधान था और देश विभाजन के बाद कौन सी समस्या हल हुई। उसके बाद दिबस रंजन घोष ने लिखा है कि बांग्लादेश में इस्लाम की जीत हुई है तो असम और पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की जीत होना भी स्वाभाविक है। उसके बाद सायन सोम ने लिखा है कि हम हिंदू विनम्र हैं लेकिन हेल्पलेस नहीं, हमारी पीठ दीवार से लग चुकी है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे माफ कीजिए लेकिन हम पश्चिम बंगाल की जमीन को अरब, इराक, सीरिया नहीं बनने दे सकते। ये बांग्लादेश नहीं है, यहां हम देश के प्रधानमंत्री को देश से भगाते नहीं, वोट देकर हटा देते हैं। जय श्री राम, जय मां भारती, जय भारत माता। उसके बाद ABKED ने लिखा है कि हमारा देश है, हम जो चाहें करेंगे। भारत और बांग्लादेश धर्म के आधार पर अलग हुए थे, अगर रहना है तो वन नेशन वन लॉ। उसके बाद असीम सरकार ने लिखा है कि जैसे मुस्लिम देश खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करते हैं, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है। इसमें आपको समस्या क्या है। उसके बाद अरिंदम मुखर्जी ने लिखा है कि दीपू दास की हत्या का बदला हम जरूर लेंगे। उसके बाद रूपा अपू ने लिखा है कि समझ लो कि हिंदुत्व भी अब मौलवादी स्टाइल में चलेगा, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ।